दूसरे चरण के बाद कहकर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। दूसरा कारण यह है कि 19 अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री की जो प्रचार की भाषा है, जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया है, वो सारे मुद्दों को भूलकर विकास और समाज कल्याण और राजनीतिक मुद्दों को भूलकर सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दों पर उन्होंने बात की है। हमारे घोषणा पत्र को एक सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश उन्होंने किया। हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र, धर्म के आधार पर आरक्षण, अभी लेकर 1971 के युद्ध को लेकर उन्होंने जो टिप्पणियां की, उनका सिर्फ एक ही मकसद रहा है, बुलडोजर, मंदिर पर बुलडोजर, वो भी बात उन्होंने उठाई। तो घबराए गए हैं प्रधानमंत्री, भौखलाए गए हैं, इतने भौखलाए गए हैं कि खुद कह रहे हैं टेलीविजन पर कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं भगवान का अवतार हूं। तो यह घबराहट का एक प्रतीक है, एक निशाना है। और जो व्यक्ति अपने आप को चुनाव के प्रचार के समय कहता है कि मैं इंसान नहीं हूं पर मैं भगवान का प्रतीक हूं, मैं समझता हूं कि उनको वो मानसिक संतुलन खो बैठे। ऐसे तो सारे चुनाव प्रचार में वो झूठ की महामारी फैला रहे हैं, और जब उनको पता चल गया 2 चरणों के बाद कि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं है, निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, आउटगोइंग प्रधानमंत्री हैं, उनकी भाषा में भी भारी बदलाव आया। तीसरा कारण हमारे विश्वास का ये है कि ये जो हमारे 5 न्याय 25 गारंटी की कार्ड है, जो हमने 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचाया है हमारे देश में, ये हमारे 5 न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, इन 5 न्याय के संदर्भ में जो हमने 25 गारंटियां दी हैं, वो जनता की चिंता है, वो समाज की आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है। और मैं समझता हूं अलग अलग राज्यों में इन 5 न्याय को लेकर, 25 गारंटियों को लेकर हमें समर्थन मिल रहा है, भारी समर्थन मिल रहा है। क्योंकि मैं आज लुधियाना में हूं, पंजाब में हूं, मैं सिर्फ 2 बातों का जिक्र करना चाहता हूं विशेष तरीके से, जो पंजाब के लिए विशेष महत्व रखता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पर क्योंकि मैं पंजाब में हूं, मैं इसका जिक्र करूंगा। पहला तो किसान न्याय। सबसे बड़ी बात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में जो आप चुनावी परिवर्तन देख रहे हैं, जो 2024 में नतीजा जो आएगा 2019 के तुलना में बीजेपी की सीटों की संख्या में भारी कटौती होगी। एक कारण यह है कि किसान नाराज हैं, किसान आंदोलन हुआ, 700 किसान शहीद हुए, ड्रोन से उन पर आंसू के गैस फोड़े गए, पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। अंत में उनको मजबूर होना पड़ा। 19 नवंबर 2021 को उन्होंने 3 काले कृषि कानून वापस लिए, पर वापस लेते समय जो वादे उन्होंने किए थे किसान संगठनों को, वो उन्होंने अब तक पूरा नहीं किया है। और ये गारंटी कांग्रेस दे रही है कि जो किसान संगठनों की मांग है, हम इंडिया गठबंधन की सरकार उसको प्राथमिकता देगी और जल्द से जल्द उसको पूरा करेगी। ये 2 वादे महत्व रखते हैं इसमें। पहला तो एमएसपी का वादा है, किसानों को एमएसपी के लिए एक विशेष कानून बनाया जाएगा, कानूनी दर्जा दिया जाएगा,
और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश जो है कि संपूर्ण खेती की लागत को 1.5 गुना बढ़ाकर उस स्तर पर एमएसपी तय किया जाएगा। तो पहला वादा यह है कि एमएसपी बढ़ाया जाएगा एक फॉर्मूला के आधार पर और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। ये किसान संगठनों की मांग थी और हमने उसको स्वीकारा है और उसको हमने कानूनी दर्जा भी दिया है। दूसरा वादा जो है किसान के संदर्भ में जो हमने किया है कर्जा माफ का। निवर्तमान प्रधानमंत्री ने अपने 21 पूंजीपतियों दोस्तों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है पिछले 10 सालों में। 16 लाख करोड़ रुपया 21 पूंजीपतियों का कर्जा माफ हुआ है। पर जब किसान संगठन मांग करते हैं प्रधानमंत्री से 3 साल पहले, वो चुप है। हमने गारंटी दी है कि हम कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ होगा। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे 2008 में 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ था। पंजाब के कुल मिलाकर 5 लाख किसान को यह फायदा मिला पंजाब में ही। तो हमने कर्जा माफ का गारंटी दी है और एमएसपी का हमने गारंटी दिया है किसान न्याय को लेकर। दूसरी बात जो हमने हमारे न्याय पत्र में इसका लंबा जिक्र किया है, जो लुधियाना जैसे शहरों के लिए महत्व रखता है, कि हमारे देश के करीब 40% एमएसएमई बंद पड़े हुए हैं। छोटे और लघु उद्योग बंद पड़े हुए हैं। क्यों बंद पड़े हुए हैं? 3 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि चीन से भारी मात्रा में आयात हो रहा है। दूसरा कारण है नोटबंदी हुई 8 नवंबर 2016 को और नोटबंदी से खास तौर से एमएसएमई सेक्टर को बहुत धक्का लगा। और तीसरा कारण है गलत तरीके से जीएसटी लगाया गया और हमने ये वादा किया है हम जीएसटी का सुधार करेंगे, जीएसटी में हम भारी परिवर्तन लाएंगे और खास तौर से छोटे और लघु उद्योगों को जो छूट मिलनी चाहिए जीएसटी से, हम वो छूट दिलवाएंगे। वो खुल जाएंगे और हमें रोजगार, जो बेरोजगारी आज हम देख रहे हैं सारे देश में, एक कारण है कि एमएसएमई इतनी भारी मात्रा में बंद पड़े हुए हैं। तो ये हमारे गारंटी थे। अंत में मैं ये कहूँगा, बार बार हमारे नेता राहुल जी इस किताब को दिखा रहे हैं, जहाँ कहीं वो जाते हैं इस किताब को दिखाते हैं। ये किताब क्या है? ये हमारे लिए बहुत पवित्र किताब है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान है। 26 नवंबर 1949 को इसके मुख्य निर्माता बाबा साहब अंबेडकर थे। हमारे संविधान सभा ने इसको अपनाया, पर आज ये संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और संविधान में विशेष तौर से जो सामाजिक न्याय को लेकर प्रावधान किए गए हैं, आरक्षण के लिए जो प्रावधान किया गया है, वो खतरे में है। क्योंकि 1949 से लेकर आज तक पहले आरएसएस, बाद में जनसंघ, बाद में बीजेपी इस आरक्षण के खिलाफ हैं। हमने कहा है कि हम जाति जनगणना करवाएंगे, क्योंकि जाति जनगणना कराने से हमारे समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की आबादी कितनी है उसकी जानकारी हमें मिल जाएगी और उसी के आधार पर आरक्षण का पूरा हक भी उनको हम दे सकेंगे। और दूसरी बात जो हमने कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में एक सीमा
तय किया था कि 50% के ऊपर SC, ST और OBC का आरक्षण नहीं हो सकता। पर तमिलनाडु हमारे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आरक्षण 69% है, पर उसको संविधान सुरक्षित रखता है क्योंकि वो आरक्षण का अधिनियम 9वीं सूची में शामिल किया गया है। और कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि हम गारंटी देते हैं कि किसी राज्य में अगर आरक्षण 50% की सीमा को पार करता है, हम उसको संवैधानिक सुरक्षा देंगे, 9वीं सूची में हम शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है और गलत प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण दे रही है। मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, हम धर्म के आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में नहीं हैं, हम इसके खिलाफ हैं क्योंकि ये हमारे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। हम जब आरक्षण की बात करते हैं, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन को लेकर ही आरक्षण हम दे रहे हैं और 1950 से ये प्रावधान हमारे संविधान में है। तो इन बातों को लेकर अफसोस की बात है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। जो देश के सामने मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, उन पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है अपने चुनाव प्रचार में, बल्कि कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेता को बदनाम करने में लगे हुए हैं। पिछले 10 साल में जिस भयंकर तरीके से निजीकरण हुआ है, एयरपोर्ट बेचे गए हैं, बंदरगाह बेचे गए हैं, इस्पात के कारखाने बेचे गए हैं, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, वो यूरिया जो उत्पादन होता है, यूरिया की फैक्ट्री, उनको बेचने में के प्रयास किए गए हैं। खास तौर से मैं कहूँगा भटिंडा में NFL की एक फैक्ट्री है, पानीपत में एक NFL की यूरिया की फैक्ट्री है, उसको बेचने में लगे हुए हैं। और इसका नतीजा ये हुआ है, नरेंद्र मोदी की नीयत और नीतियों के कारण पिछले 10 साल में 21 पूंजीपतियों के पास इतना धन इकट्ठा हो गया है जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। एक तरफ 21 पूंजीपति और दूसरे तरफ 70 करोड़ भारतवासी। ये नतीजा है नरेंद्र मोदी की नीयत और नीतियों का। हम इसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जमीनी स्तर पर चुपचाप तरीके से किसान, युवा, श्रमिक और SC, ST और OBC वर्ग के लोग भारी मात्रा में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पार्टियों को समर्थन दे रहे हैं। और इसी कारण हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं और स्पष्ट और निर्णायक बहुमत कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पार्टियों को ही 4 तारीख को मिलने वाला है। शुक्रिया।